हेलो स्टूडेंट, तो लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर पार्ट 2 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट का डील करने वाले हैं। कल की क्लास में यानी जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने जनरल क्लोज एक्ट की इंट्रोडक्शन, उसका ऑब्जेक्ट, प्रीएम्बल और डेफिनेशन क्लॉज को हमने कंप्लीट किया था। आज हम सेक्शन 4 से लेकर 30 तक डील करने वाले हैं। इतने ही सेक्शन है इस एक्ट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाइए सेक्शन 4 पर। देखिए सेक्शन 4 आपका कहता है एप्लीकेशन टू फोरगोइंग डेफिनेशन टू प्रीवियस इनेक्टमेंट। कह रहा है कि सेक्शन 4 किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन की, यानी डेफिनेशन जो है कहां कहां अप्लाई होंगी। तो यहां पर दे रखा है कि जो भी डेफिनेशन है, दो पार्ट्स में दे रखा है कि जितनी भी एप्लीकेशन ऑफ टर्म एक्सप्रेशन टू ऑल सेंट्रल एक्ट, यानी जो भी डेफिनेशन है वो सेंट्रल एक्ट पे कब अप्लाई होंगी, यानी 3 जनवरी 1868 के बाद जितने भी सेंट्रल एक्ट आए हैं उन पे डेफिनेशन क्लॉज अप्लाई होगा। और अगर हम उसकी बात करें रेगुलेशन एक्ट पे, तो 14 जनवरी 1887 के बाद जो भी रेगुलेशन आया उन पे डेफिनेशन क्लॉज अप्लाई होगा। यानी डेफिनेशन क्लॉज दो तरह से अप्लाई होगा। 3 जनवरी 1887 के बाद जितने भी सेंट्रल एक्ट आया उन पे अप्लाई होगा, एंड सेकेंडली 14 जनवरी 1887 के बाद जितने भी रेगुलेशन आया उन पे अप्लाई होगा। ये सिंपल सी बात हमारा कौन कहता है? सेक्शन नंबर 4। और यहीं पे एक और सेक्शन मेंशन कर रखा है फ्रेंड्स 4 के अंदर ही, 4A हमें क्या कहता है? 4A कहता है कि जो भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन जनरल क्लोज एक्ट में मेंशन है और उनकी रेफरेंस जिस भी वर्ड से रिलेटेड दे रखी है उसका मतलब वही माना जाएगा। जैसे ही यहाँ पर दे रखा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है उसको क्या बोला गया है यहाँ पर? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट बोला गया है। रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर रेफरेंस दे रखी है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, तो उसका मीनिंग हम वही मानेंगे अंडर सेक्शन 4A। अब आ जाइए सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 हमारा क्या कहता है? देखिए अब जनरल रूल्स दे रखे हैं कंस्ट्रक्शन से। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी कंसोलिडेट, यहाँ पर CFI जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, और इसको हम इंडियन ट्रेजरी भी बोलते हैं। इंडियन ट्रेजरी मतलब इंडिया का खजाना किसके अंदर जमा होता है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में। आता कहां से है? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है वो यहाँ पे जमा होता है। जब भी गवर्नमेंट को कोई भी खर्चा करना होता है, एम्प्लॉयज वगैरह की जो भी हायर पोस्ट पर, हायर अथॉरिटी पे जो भी एम्प्लॉयज हैं वो सब यहाँ से हम जो है इसमें से पे किए जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है तब उसको ये यूज किया जाता है। अब हमारा जो सेक्शन 5 to 50, 5 से 13, यानी ये 5 से लेकर 30 तक जो सेक्शन है टॉकिंग अबाउट द जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर कहता है कि कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट। सेक्शन 5 किसकी बात करता है? इनेक्टमेंट की। सबसे पहले इनेक्टमेंट का मतलब होता है लागू करना। इनेक्टमेंट का मतलब लागू करना, कि कोई भी चीज कब से लागू हुई है उसको बोलते हैं ये चीज कमिंग इनटू ऑपरेशन फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जहां पर भी सेंट्रल एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कोई भी डेट कि कब कोई चीज फोर्स में आई है, सेक्शन 5 कहता है इनेक्टमेंट के बारे में बताइए कि इनेक्टमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज कब फोर्स में आई है, कब ऑपरेशन में आई है, उसको तो हम इनेक्टमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो कहता है सेंट्रल एक्ट के अंदर अगर कहीं पे मेंशन नहीं है डेट कि किस दिन कोई भी चीज ऑपरेशन में आई है तो उसको हम कब से मानेंगे? तो इट शैल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द डेट। तो सबसे पहली बात, जब भी गवर्नर जनरल की एसेंट मिली हो उस दिन से माना जाएगा। जब भी गवर्नर जनरल की सहमति मिली हो ये माना जाएगा वो चीज उस दिन से ऑपरेशन में आई है। या फिर कहीं कहीं पर जो है प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए होती है, क्योंकि हमने पढ़ा ना पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कौन सी अथॉरिटी होती थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल। तो पहले उसकी सहमति से जो है कोई भी चीज कम इनटू ऑपरेशन में आती थी। अगर वो नहीं है तो प्रेसिडेंट की एसेंट भी हमारे लिए क्या हो जाती है? रेलिवेंट हो जाती है। जिस दिन प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है उस दिन से ये माना जाएगा ये चीज ऑपरेशन में आई है। वही इनेक्टमेंट डेट, वही एनफोर्समेंट डेट और वही कमिंग इनटू ऑपरेशन डेट हो जाती है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है तो। और कई बार ऑफिशियल गजट में अगर कोई चीज जिस दिन पब्लिक की गई है ऑफिशियल गजट, तो वो दिन भी उसकी इन्फोर्समेंट डेट मानी जा सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। अब आ जाइए सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 टॉकिंग अबाउट, यहां पर ये कहता है कि इफेक्ट क्या होगा रिपील का, इफेक्ट ऑफ रिपील। यहां पर देखिए सेक्शन 6 जो है बात करता है इफेक्ट ऑफ रिपील का, कि अगर कोई भी चीज रिपील हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स यहां पर दे रखा है कि कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन, कोई भी रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील एनी एक्ट मेड और येट टू बी मेड अनलेस अनदर पर्पस एग्जिस्ट द रिपील शैल नॉट। कह रहा है कि जब भी कोई भी चीज एक्ट जो है रिपील कर दिया गया, रिपील का मतलब होता है उसको हटा देना। ठीक है, किसी भी एक्ट को मान लो अगर हमने रिपील कर दिया गया है मतलब उसको हमने खत्म कर दिया गया है, लेकिन
कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्ट को रिपील करने का तब तक जब तक कि उनके बारे में कोई भी स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं की गई हो। समझ में आई? इफेक्ट ऑफ रिपील का मतलब है उस दिन से वो चीज रिपील तो हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सेप्ट दे रखा है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ रिपील मतलब चीज जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल ओमिट हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट कुछ चीजें दे रखी है। जैसे पहली बात दे रखा है रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स, यहाँ पर दे रखा है कि पुराने एक्ट का मतलब ओल्ड एक्ट फिनिश हो जाता है, लेकिन कुछ चीजों पर इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स, कि कोई भी चीज फिर अगर ओल्ड में रिमूव हो गई है उसको दोबारा से एग्जिस्टेंस में नहीं लाया जा सकता। पहली बात, कोई भी चीज रिमूव हो गई है उसको दोबारा से एग्जिस्टेंस में नहीं लाया जा सकता। जैसे फ्रेंड्स देखिए कंपनी एक्ट में किन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे मान लो कंपनीज एक्ट में 1956 में कोई प्रोविजन दे रखा था, ठीक है। अब आया हमारे पास कंपनी एक्ट 2013, तो अगर उससे रिलेटेड, जैसे मान लो ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट में दे रखा था 1956 में कि अगर कोई भी एम्प्लॉय डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर जो है डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, यानी जो कंपनी के अंदर की जिनको अथॉरिटी दे रखी होगी कि किसी डिफॉल्ट को डील करने की, वो ही डील करेंगे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसमें मेंशन कर दिया कि अब जो भी मैटर होगा वो कौन डील करेगा, ट्रिब्यूनल डील करेगा। लेकिन ये अमेंडमेंट आई तो सही, लेकिन उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया एक्ट में। तो जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाएगा पुराने वाले प्रोविजन पे नया एक्ट आने के बाद भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन, यानी पहले वाली जो भी राइट एंड ऑब्लिगेशन है कंपनीज लॉ में वो सेम रहेंगी। एक्ट रिपील होने का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स कि पूरे के पूरे एक्ट की शक्ल बदल जाना। कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, कुछ चीजें कम होती हैं, कुछ को ऐड किया जाता है, कुछ वर्ड्स को सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है, तो कुछ कुछ करेक्शन होती है रिपील के बाद। इसलिए जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मान लो डायरेक्टर के दे रखे हैं या शेयर होल्डर के दे रखे हैं वो एज इट इज रहेंगे जब तक उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। तीसरी बात, किसी भी पहले प्रिविलेज ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चौथी बात, मान लो कोई भी पेनल्टी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत अगर किसी को पेनलाइज किया गया था 7 इयर्स के लिए और कंपनीज एक्ट 2013 में उसी एक्ट के लिए अब पेनल्टी 3 इयर्स हो गई है या अब पेनल्टी 10 इयर्स हो गई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस 7 इयर्स वाले को भी अब 10 साल सजा काटनी होगी। क्यों? क्योंकि जब उसको 7 इयर्स की सजा दी गई थी तब कंपनीज एक्ट में वो ही प्रोविजन था, तो नए एक्ट आने के बाद पुराने किसी भी पेनल्टी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट बात, कोई भी इंक्वायरी है, लिटिगेशन है, रेमेडी है, मतलब फ्रेंड्स ओवरव्यू लीजिए, अगर किसी भी एक्ट में कोई पुराना एक्ट रिपील हुआ है तो पहली बात सारी चीजें उसमें से नहीं हट जाती, जो चीजें करेक्शन की होती हैं उसको बीच बीच में करेक्ट करने की बजाय वो करेक्शन करके एक नए एक्ट की फॉर्म में लाया जाता है। इसे जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन जो पहले चल रहे थे उसका मतलब वही होगा, वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। और इसी के अंदर एक स्टेट ऑफ यूपी सेक्शन 6 के अंदर ही स्टेट ऑफ यूपी एंड वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह का एक केस दे रखा है, वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह। अब इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में इसी के बारे में बताया गया कि whenever an act is repealed it must be considered कि if it had never existed, कह रहा है कि कोई भी एक्ट रिपील हुआ है उसका मतलब ये होता है कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका जो वो क्या हो जाता है, टू ओब्लिटरेट द एक्ट, यानी उसका नाम और निशान भी खत्म हो जाता है, लेकिन उसका जो पर्पस था वो खत्म नहीं होता। उसका मान लो पुराने कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर, बिजनेस वाले जो मेंबर होते हैं या फिर शेयर होल्डर के प्रोविजन थे, नए में भी वही आएंगे। पुराना खत्म हो जाएगा लेकिन करेक्ट होके नए में भी वही चीजें आएंगे, इसलिए पुराने किसी भी चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये था सेक्शन 6। और अब आ जाइए सेक्शन 6A पर, विच इज टॉकिंग अबाउट कि रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन। वही सेम बात है फ्रेंड्स, मान लो यहां पर दे रखा है कि कोई भी एक्ट का प्रोविजन किसी दूसरे एक्ट से रिलेटेड है, मान लो कोई ए एक्ट है और एक बी एक्ट है, ए एक्ट का कुछ प्रोविजन मान लो एक्ट 2 पे भी अप्लाई होता है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी। ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन है 6A की हम लोग बात कर रहे हैं। 6A हमारा कहता है कि मान लो ए एक्ट है एक और एक बी कंपनीज एक्ट है, ए कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन बी कंपनीज एक्ट पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने ए को रिपील कर दिया, कंपनीज एक्ट ना लेके यहाँ पर कोई 2 डिफरेंट एक्ट लीजिए कि किसी एक एक्ट के प्रोविजन या उसकी डेफिनेशन की रेफरेंस जो है एक्ट 2 से दी गई है,
ठीक है। तो मान लो एक एक्ट को हमने क्या कर दिया, रिपील कर दिया, तो एक्ट 2 में जो डेफिनेशन है उसका मतलब वही माना जाएगा। हम खुद से नहीं सोचेंगे कि ये वाला एक्ट तो रिपील हो गया। एक्ट भले ही रिपील हो गया लेकिन बी एक्ट के अंदर उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, तब तक उसका मतलब हम वही मानेंगे। समझ में आ गई इतनी बात। अब आ जाइए सेक्शन 7 टॉकिंग अबाउट रिवाइवल ऑफ अपील, सॉरी रिपील, रिवाइवल ऑफ रिपील। देखिए रिवाइवल ऑफ रिपील का मतलब होता है कि क्या हम पुरानी एक्ट को, मान लो हमने एक एक्ट को रिपील कर दिया, तो क्या हम उसको रिवाइव करा सकते हैं। रिवाइव का मतलब होता है दोबारा ऑपरेशन में लाना, और सिंपल लैंग्वेज चाहिए तो किसी भी मरे डेड एक्ट को क्या करना है, फिर से जो है जिंदा करना। तो क्या हम किसी रिपील एक्ट को रिवाइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है कि सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एक्ट जो कमेंसमेंट के बाद जरूरी होगा यदि फॉर द पर्पज ऑफ रिवाइविंग, चाहे होली पार्ट या पार्शली, अगर स्टेट चाहेगी तो उसको फिर से रिवाइव कर सकती है। ठीक है, यहां पर दे रखा है कि रिवाइव का मतलब होता है कि किसी को मान लो जिंदा करना, कि क्या किसी रिपील एक्ट को जिंदा किया जा सकता है। तो यस फ्रेंड, अगर स्टेट चाहे तो कर सकती है, बट विद रीजन, लेकिन स्टेट को रीजन देना पड़ेगा, ऐसे नहीं वो उसको रिवाइव कर सकती। अब सेक्शन 8 पर आ जाइए, विच इज टॉकिंग अबाउट कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू रिपील इनएक्टमेंट। कह रहा है कि जहां पर मान लो कोई भी एक्ट है, ठीक है, कह रहा है कि मान लो कोई भी एक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस का मतलब है टू रिपील्ड एक्ट, मतलब किसी जो क्लॉज है, कोई भी डेफिनेशन है, उसकी रेफरेंस, उसका अर्थ हमारा जो है रिपील एक्ट से रिलेटेड है, तो क्या होगा उसका। अब यहाँ पर कह रहा है कि मान लो कोई भी सेंट्रल एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट है, कमेंसमेंट के बाद रिपील रिलेक्ट हो जाता है विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, तो फिर कह रहा है कि कोई भी प्रोविजन ऑफ ए फॉर्मर इनएक्टमेंट देन रेफरेंस इन एनी अदर इनएक्टमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोविजन सो रिपील्ड शैल बी कंस्ट्रूड एंड रेफरेंस टू द प्रोविजन सो री इनेक्टेड। कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई भी एक्ट है जिसका अर्थ हमारा जो है किसी रिपील एक्ट से रिलेटेड था और अब वो एक्ट रिपील हो गया, तो अब उसकी कंस्ट्रक्शन यानी अब उस जो है टर्म का, उस डेफिनेशन का रेफरेंस, यानी उसका जो रेफरेंस है अब कहां से लिया जाएगा, अब जो री एक्ट आया है, यानी जो भी न्यू एक्ट आया है फिर उसमें उसकी रेफरेंस दी जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात कि कोई एक्ट की रेफरेंस ऐसे एक्ट से दी जा रही थी, किसी डेफिनेशन की रेफरेंस ऐसे एक्ट से दी जा रही थी जो अब रिपील हो गया है, और रिपील होने के बाद जब उसी डेफिनेशन की दोबारा जब रेफरेंस दी जाएगी तो जो भी नया एक्ट आएगा, जो भी री एक्ट आएगा, उसी से उसका मीनिंग जो है रेफर किया जाएगा। फिर समझ में आ गई इतनी बात फ्रेंड्स। इसके अंदर बहुत सारा मसाला है, वन बाय वन हम लोग नहीं पढ़ सकते, बिकॉज मैंने आपको कल भी कहा था इट्स टाइम टू डू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। अपने साथ रूड मत होइए, हार्ड वर्क ज्यादा मत कीजिए, ये मत समझिए कि मैं हार्ड वर्क करूंगा तभी पास होऊंगा। आज के टाइम में अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, जो रेलिवेंट चीजें हैं उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए, हिंदी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन टाइम का फ्रेंड्स। तो इस एक्ट में क्या कहा गया है, इस एक्ट में कहा गया है कि मान लो किसी भी काम के लिए किसी भी सीरीज ऑफ डेज को अगर डिनोट किया गया है, कि जैसे मान लो लिखा गया है कि कोई भी काम ऑपरेशन में आएगा फ्रॉम 27 जन, तो क्या करेंगे हम 27 को एक्सक्लूड करके 28 से ऑपरेशन में माना जाएगा, और जिस डेट तक कहा जाएगा लास्ट में उसी डेट को लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कमेंसमेंट के लिए एक डे क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। समझ में आ गई। जैसे 30 जन से जो हमने लिखा 31 मार्च तक, तो हम इसका कमेंसमेंट कहां से करेंगे, 31 जन से करेंगे। जहां से फ्रॉम लिखा होगा उस डेट को हम क्या कर देंगे, उस डे को एक्सक्लूड कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। अब आ जाइए सेक्शन 10 कंपुटेशन। कंपुटेशन का मतलब होता है कैसे काउंट करेंगे हम टाइम को। कंपुटेशन ऑफ टाइम, किस चीज का टाइम हमें काउंट करना है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया। कोई भी लिटिगेशन है, रेगुलेशन है, कोई भी प्रोसीडिंग है, ठीक है, अगर कोर्ट और ऑफिस क्लोज है उस दिन से, मान लो हमारे पास किसी भी टाइम का लिमिटेशन पीरियड, किसी भी एक्ट के लिए हमारे पास लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 इयर्स का है, ठीक है। अब जिस दिन 3 इयर्स पूरे हो रहे हैं उस दिन क्या है, कोर्ट हमारा क्लोज है। समझ में आ गई, उस दिन हमारा क्या है, कोर्ट क्लोज है। तो जो नेक्स्ट डे होगा वो हमारा लास्ट जो है डे माना जाएगा। यहाँ पर है कंपुटेशन ऑफ डे। कैसे डे को काउंट करेंगे फ्रेंड्स, अगर किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी सिविल जो है सूट के लिए आपके पास लिमिटेशन पीरियड मान लो 3 इयर्स का है, 1 ईयर्स का है, या जिस दिन तक लास्ट आपका लिमिटेशन पीरियड बनता है, तो उस डे को अगर कोर्ट क्लोज है तो उसका नेक्स्ट डे आपका क्या माना जाएगा, लास्ट डे ऑफ योर लिमिटेशन पीरियड माना जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 11 पे। देखो सेक्शन 11 क्या कहता है हमें, इस बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर आइए,
देखिए सेक्शन 11 कहता है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कैसे करेंगे हम। यहां पर देखिए दे रखा है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब सबसे पहली बात भाई किस चीज का डिस्टेंस जो है यहाँ पर मापना है, तो कह रहा है कि सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन एक्ट की कमेंसमेंट में आने के बाद द डिस्टेंस शैल बी मेड मेजर इन स्ट्रेट लाइन ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। किसी भी एक्ट के आने के बाद कि कोई भी एक्ट कब आया है उसका पर्पस क्या है, द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस किस लिए दे रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल और रेगुलेशन एक्ट, जो कमेंसमेंट हुई है उनकी एक्ट की, ठीक है, इज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जो भी सेंट्रल और रेगुलेशन एक्ट जनरल क्लॉज एक्ट आने के बाद आए हैं उनकी मेजरमेंट कैसे मापी जाएगी, वो कब से आए हैं, वो एक ये जो है प्लेन हॉरिजेंटल जो है लाइन पे मापी जाएगी। जैसे मान लो कोई एक्ट मान लो पहले यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया और यहाँ से हमें माप रहा है ए पॉइंट से, कोई एक्ट बी पे आया फिर सी पे आया, तो हम ऐसे नहीं मापेंगे कि पहले एक जो जगह थी टेरिटरी थी पहले यहाँ एक्ट लागू हुआ फिर बी में एक्ट लागू हुआ। हम क्या मानेंगे अब एक्ट जो है ए से लेकर सी टेरिटरी पर अप्लाई होगा। अब ये नहीं कहेंगे पहले ए पे आया पहले, टोटल को हम एक हॉरिजेंटल लाइन पे यहाँ पर मेजर करेंगे। मेजर ऑफ डिस्टेंस किस चीज का, कि कोई भी सेंट्रल रेगुलेशन एक्ट इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद कब फोर्स में आया है। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 12 ड्यूटी टू टेकन प्रो राटा इन इनेक्टमेंट। प्रो राटा का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी चीज का अनुपात निकालना, प्रोपोर्शनल पार्ट क्या है उसका। सबसे पहले देखिए सेक्शन 10 टॉकिंग अबाउट प्रो राटा टर्म। प्रो राटा का मतलब होता है अनुपात निकालना। अब किस चीज का अनुपात निकालना है फ्रेंड, तो यहां पर दे रखा है कि मान लो किसी एक्ट में किसी भी कैटेगरी के लिए, यहां पर देखो अगर मैं इसे पढ़ू क्या रखा है कि कोई भी इनेक्टमेंट जो फोर्स में है या बाद में फोर्स में आई उस पर अगर ड्यूटी ऑफ कस्टम या एक्सरसाइज या नेचर लेविएबल ऑन ए गिवन क्वांटिटी पर दे रखी है। कोई भी एक्ट है उस पर ड्यूटी जो है गिवन क्वांटिटी पे दे रखी है। जैसे हमें दे रखा है कि मान लो कोई भी 500 ग्राम की कोई भी आइटम है उस पे गवर्नमेंट की 25 रुपीज क्या लगेगी, ड्यूटी लगेगी। अब ये नहीं है कि जब 1 kg की अगर हमें कोई वो क्वांटिटी की आइटम लेनी हो तो हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट ने 1 kg पे तो ड्यूटी लगा ही नहीं रखी तो हम ले ही क्यों 500 ग्राम। तो फ्रेंड्स इसमें ये दे रखा है कि ड्यूटी टू प्रो राटा का मतलब है कि जिस अनुपात में क्वांटिटी आपको दे रखी है, आइटम दे रखी है, उस पर जितनी ड्यूटी दे रखी है उस अकॉर्डिंग अगर आप क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उस अकॉर्डिंग उस चीज पे क्या लग जाएगी, कस्टम ड्यूटी लग जाएगी उस आइटम पे। सेक्शन 12 हमें सिर्फ इतना ही बताता है। सेक्शन 13 टॉकिंग अबाउट जेंडर एंड नंबर। देखिए ये कुछ डेफिनेशन है सारी आईपीसी से भी मिलती हैं, उसमें भी दे रखा है। देखिए यहां दे रखा है जितने भी रेगुलेशन है लेजिस्लेशन है जब तक कि उसमें कोई भी विरोध नहीं किया गया, तो यहाँ पर जेंडर और नंबर का मतलब ये माना जाएगा अगर कहीं पर मेल को मेंशन किया गया है, मस्कुलिन जेंडर मतलब मेल मेंबर को मेंशन किया गया है तो इसी के अंदर इंक्लूड होगी फीमेल भी। और अगर कहीं पर यहाँ पर देखा अगर कहीं सिंगुलर पर्सन को डिनोट किया गया है तो इसके अंदर प्लूरल भी इंक्लूड होगा। समझ में आ गई इतनी बात। मैस्कुलिन जेंडर होता है मेल के लिए, फेमिनिन होता है फीमेल के लिए। तो सिंपल सी बात है, कुछ इसमें रॉकेट साइन नहीं है। और अगर मान लो किसी भी प्रोविजन में प्रोनाउन ही को डिनोट किया गया है, प्रोनाउन ही को, तो यहाँ पर ही का मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। समझ में आ गई। ये नहीं कि ये एक्ट सिर्फ मेल पे ही अप्लाई होगा क्योंकि इसमें तो ही प्रोनाउन दे रखा है। नहीं फ्रेंड्स, ये एक्ट क्लियर करता है कि ही के अंदर शी भी इंक्लूड है। अब आ जाइए पावर एंड फंक्शनरीज, मतलब जो भी फंक्शनरीज है, जो भी मेंबर है, जो भी वो काम करेंगे उनकी क्या क्या पावर है। सेक्शन 14 टॉकिंग अबाउट की पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर दे रखा है कि जो भी पावर जिसको भी कन्फर्म की गई है वो टाइम टू टाइम उसको एक्सरसाइज कर सकता है, टाइम टू टाइम उसको एक्सरसाइज कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी जगह कोई दूसरी अथॉरिटी भी आ जाती है तो वो पावर उसकी हो जाएंगी, वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा जो उस प्रीवियस पर्सन के लिए था। अब है यहाँ पर पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। देखो यहाँ पर है पावर टू अपॉइंट और पावर टू इंक्लूड है इसके अंदर एक्स ऑफिशियो को भी इंक्लूड करना। देखो एक्स ऑफिशियो कौन होता है, कोई भी टेम्परेरी मेंबर हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे मान लो एक पोस्ट है, एक डेजिग्नेशन है, उसके लिए हमने एक पर्सन को अपॉइंट किया। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, प्रिजम्पशन भी तो होती है ना कि अगर वो ना आया तो क्या होगा, पावर जिसके पास पावर है स्पेसिफिक अथॉरिटी को अपॉइंट करने की वो एक एक्स ऑफिशियो को भी अपॉइंट करेगा ताकि इसकी एब्सेंस में क्या कर सके, ये वाला पर्सन जो है पावर को एक्सरसाइज कर पाए। सेक्शन 15। अब आ जाइए सेक्शन 16 हमें ये कहता है, यहां पर कहता है सेक्शन 16 की पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। यहां पर कहता है अपॉइंटमेंट की पावर भैया जिसको भी दे दी
उसके पास पावर आ जाती है, वो चाहे तो डिसमिस भी कर सकता है, इंक्लूड्स अपॉइंट के अंदर इंक्लूड है यहाँ पर डिसमिस करने की या फिर सस्पेंड करने की। सिंपल सी बात है भाई, आपने किसी पर्सन को अपॉइंट किया किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर को डील करने के लिए, अगर वो उसमें डिफॉल्ट करता है तो आप ही तो हटाओगे ना कि भाई तू जाए यहाँ से, किसी और को हम रखेंगे। तो जिसके पास पावर अपॉइंटमेंट किया है उसके पास सस्पेंड की भी पावर है। हर सेक्शन के अंदर एक दो केस लो दे रखे हैं, जो प्रोविजन का कोर कंसेप्ट है उसी को ये बताया गया है कि किस केस से ये कंसेप्ट आया है, इसलिए केस लो को देखकर घबराने का नहीं। ऑर्डर 40 रूल 1 सीपीसी की रेफरेंस दे रखी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर जितनी भी टर्म्स है मैक्सिमम आईपीसी से मेल खाती हैं और कुछ प्रोविजन सीआरपीसी से, और यहाँ पर जो हम सेक्शन 16 पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये सीपीसी को भी जो है रेफरेंस दे रहा है। अब आ जाइए सेक्शन 17 पे, विच इज टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पर सेक्शन 17 में दे रखा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, किसको? फंक्शनरी को। फंक्शनरी कौन है? काम करने वाला अथॉरिटी। कह रहा है कि मान लो हमने कोई भी काम किसी पर्सन को दिया, कोई पावर कंफर्म करके किसी पर्सन को हमने अपॉइंट किया, अगर वो पर्सन चला जाता है उसके बाद जो दूसरा पर्सन आएगा तो वो जो पावर थी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी उस पर्सन से दूसरी अथॉरिटी के पास, यानी पर्सन 1 से सब्स्टिट्यूट होकर रिप्लेस होकर वो पावर किसके पास चली जाएंगी? पर्सन 2 के पास चली जाएंगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17। ठीक है। सेक्शन 18 कहता है सक्सेसर कौन होता है? सक्सेसर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे हमने मान लो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर रखा है और हमें पता है, देखो कोई भी अथॉरिटी है, हो सकता है डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंट की वजह से या कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से अथॉरिटी को सडन जाना पड़ता है या अथॉरिटी मतलब एबल नहीं है कि वो ऑफिस को ज्वाइन कर पाए, तो हमें कोई दूसरा पर्सन पहले से ही डिसाइड रखना पड़ता है कि जब ये जाएगा तो इसके बाद हम इस पर्सन को अपॉइंट करेंगे। तो जिस पर्सन का नाम नॉमिनेशन लिस्ट में होता है दैट इज द सक्सेसर। देखो नॉमिनेशन लिस्ट में तो बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, भाई ये आएगा या ये इसको भी रख लेंगे, इसको भी। सक्सेसर वो स्पेसिफिक पर्सन होगा जो उसकी जगह को रिप्लेस करेगा। समझ में आ गई इतनी बात? ये था हमारा सक्सेसर। अब आ जाइए सेक्शन 19 पे, विच इज टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट। यहां पर कह रहा है कि ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझिए फ्रेंड्स। सेक्शन 19 ये कहता है कि कोई भी लॉ है, अगर मान लो चीफ या सबऑर्डिनेट से रिलेटेड है, वो अप्लाई होगा, ऑफिस शैल अप्लाई टू द डिप्यूटीज और सबऑर्डिनेट लॉफुली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ दैट ऑफिस इन प्लेस ऑफ देयर सुपीरियर। कह रहा है कि मान लो कोई भी लॉ है किसी सुपीरियर पे अप्लाई हो रहा है, हमने मान लो जो भी ऑफिस का मेंबर है सुपीरियर को कह दिया कि तुमने हार्मनी मेंटेन करनी है, ठीक है, तुमने काम को परफेक्शन से करना है, हर चीज का ख्याल रखना है, किसी के साथ मिस हैपनिंग ना हो, किसी का डैमेज ना हो, किसी के साथ डिफॉल्ट ना हो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये ड्यूटी सिर्फ सुपीरियर के लिए रहेगी। तो जो भी ड्यूटीज होंगी, यहां पर लिखा हुआ है ऑफिशियल चीफ के लिए जो भी ड्यूटीज होंगी वही ड्यूटीज उनके सबऑर्डिनेट के लिए भी होंगी। जो डिप्यूट्स होंगे मतलब उनके डिप्टी होंगे, उनके सबऑर्डिनेट होंगे, उनके अंडर में जो काम करने वाली अथॉरिटी होगी, वो सारी ड्यूटीज उन पे भी अप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19। अब ये सेक्शन 20 डील करता है यहाँ पर हमारा सेक्शन 19 और इसके बाद फ्रेंड सेक्शन 20 डील करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स एटसेट्रा इशूड अंडर इनेक्टमेंट। मतलब यहां पर दे रखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर, सेक्शन 20 टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर का जो भी अर्थ है, समझिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर यानी जो ऑर्डर का अर्थ है इस एक्ट के अंदर, इशूड अंडर इनेक्टमेंट के अंदर, उसका मतलब वही होगा जो उस एक्ट में गिवन है, जब तक उससे रिलेटेड एक्ट में कोई और बात ना लिखी गई हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जेंडर का मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होंगे, तो वही उसका मतलब होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि ही मेंशन है तो सिर्फ मेल के लिए ही होगा। तो यहाँ पर जिस भी टर्म, जिस भी डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में जो भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्ट का मतलब है अर्थ लगाना किसी भी टर्म्स का, तो इसका मतलब वो है, उसका मतलब वही माना जाएगा, उसके अलावा कोई और उसका मतलब नहीं लगाया जाएगा। अगला यहाँ पर सेक्शन 21 कह रहा है पावर टू इशू टू इंक्लूड पावर टू ऐड अमेंड वरी रिस्क एंड नोटिफिकेशन, कि जिस भी पर्सन के पास पावर है
किसी भी एक्ट को, किसी भी ऑर्डर को, किसी भी लॉ को, नोटिफिकेशन को इशू करने की उसके पास ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है कि वो उनको चाहे जरूरत पड़ने पर अमेंड भी कर सकता है, कुछ ऐड भी कर सकता है, कुछ रिस्काइंड कैंसिल भी कर सकता है, कुछ ओमिट हटा भी सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 पावर टू इशू इंक्लूड्स ऑर्डर को अमेंड करने की, वरी करने की, रिस्काइंड करने की, जब भी जरूरत पड़ने पर उनको यहाँ पर किया जा सकता है। अब आ जाइए सेक्शन 22, यहाँ पर कहता है मेकिंग ऑफ रूल्स और बाय लॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब यहाँ पर दे रखा है कि जब तक, लेकिन जो भी लॉ इशू बनाए गए थे जब तक, देखो यहाँ पर कह रहा है कि हमने मान लो कोई भी लॉ बना दिया। सेक्शन 20 क्या कह रहा है कि मेकिंग ऑफ लॉ, समझिए मेकिंग ऑफ लॉ, कंप्लीट हेडिंग ना लिख के जस्ट कीवर्ड लिख रही हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो पढ़ा क्या जा रहा है। तो यहां दे रखा है मेकिंग ऑफ लॉ, रूल्स बाय लॉ एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर। मान लो कोई भी लॉ बनाया गया है, कोई भी ऑर्डर अगर इशू किया गया है, वो तब तक फोर्स में नहीं आएगा जब तक उसकी कमेंसमेंट मेंशन ना की गई हो। ऐसा नहीं है कि अभी जो लॉ है सिर्फ पार्लियामेंट में पास हुआ है, ऑफिशियल गजट पे नहीं आया, एसेंट नहीं मिली, तो वह वो पहले से ही कमेंसमेंट में नहीं आ जाएगा। यही बात हमें सेक्शन 22 बताता है। और आप आ जाइए सेक्शन 23 पर। यह कहता है कि प्रोविजन एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ लॉ और बाय लॉ आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। देखो यहां पर था बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ द इनेक्टमेंट, यानी कोई भी एक्ट है, कोई भी लॉ है, पास होने से लेकर कमेंसमेंट के बीच की जो भी प्रोसीजर होगा, ठीक है, वो होगा लॉ बनाने का, लॉ को पास कराने का। लेकिन इन्फोर्स में कब आएगा? जब कमेंसमेंट हो जाएगी, जब एसेंट मिल जाएगी। लेकिन 23 कहता है कि प्रोविजन एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ रूल्स और बाय लॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। तो यहां पर दे रखा है कि जो भी एक्ट होगा वो पब्लिकेशन के बाद ही फोर्स में आएगा। किसी भी एक्ट बनने की प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? ड्राफ्ट को लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? दोनों हाउस में, यानी पार्लियामेंट में लाया जाता है। जब पार्लियामेंट, जो ये ड्राफ्ट जो होता है, जब इसको पार्लियामेंट में लाया जाता है, इसको हम बिल बोलते हैं। जब ये पास हो जाता है, इस पे एसेंट पास हो जाता है, एसेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, फिर ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। एक्ट बनने के बाद ये ऑफिशियल गजट में क्या होगा? नोटिफाई होगा। ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होने के बाद ये क्या बन जाता है? कंप्लीट इनफोर्स इसको कराया जा सकता है। या फिर मेंशन भी किया जाता है कि ये वाला एक्ट कब फोर्स में आया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे ही प्रोविजन एक ही दिन फोर्स में नहीं आ गए थे। कुछ प्रोविजन पहले आए थे, जो स्पेसिफिक अथॉरिटी थी, जिन्होंने गवर्न करना था, गवर्नमेंट को, सरकार को चलाने वाली जो अथॉरिटीज थी, वो सब पहले आ गई थी, कुछ प्रोविजन बाद में आए थे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 23। और यहाँ पर दे रखा है कि अगर कोई भी, देखो कोई भी बिल यहाँ पे पास होगा, दूसरी बात कहता है कि उसको पब्लिश किया जाएगा तब जब गवर्नमेंट कहेगी। तीसरी बात, ड्राफ्ट के साथ एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा भाई इंटरेस्टेड पर्सन को। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई सजेशन देना चाहता है तो वो दे सकता है। फिर वो सजेशन, वो ऑब्जेक्शन उसको देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, रेलिवेंट होगा तो अमेंड किया जाएगा। अमेंड करने के बाद, चेंज करने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा? पब्लिश कर दिया जाएगा। और वही ऑफिशियल गजट में पब्लिश होना ही कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि ये वाला एक्ट हमारा कमेंसमेंट में आ गया है। ये था हमारा सेक्शन 23। 24 टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर एटसेट्रा इशूड अंडर इनेक्टमेंट रिपेल्ड एंड री इनेक्टेड। कह रहा है कि मान लो कोई भी एक्ट है, अगर उसके अंदर नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल या बाय लॉ रिपील नहीं होंगे जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, मान लो कोई भी एक्ट है, ठीक है, हमने क्या कर दिया? उसको रिपील कर दिया, और उसी एक्ट का रेफरेंस हमें किसी दूसरे एक्ट में भी दिया गया था। तो जब तक दूसरे एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगा, उसका मीनिंग वही लगाया जाएगा। कहां पर? सेक्शन 24 के अंदर। अब आ जाइए सेक्शन 25 विच इज टॉकिंग अबाउट 25 से 30 मिसलेनियस प्रोविजन है फ्रेंड्स। कुछ इसके अंदर रॉकेट साइन नहीं है, बस सेक्शन 30 देख के ये मत समझ लेना कि 30 सेक्शन इसके भी पढ़ने हैं। मेन जो मसाला था, इंपॉर्टेंट चीजें थी, यही सब चीजें हैं फ्रेंड। सेक्शन 25 टॉकिंग अबाउट रिकवरी ऑफ फाइन। कह रहा है कि रिकवरी ऑफ फाइन कैसे की जाएगी, किसके अंदर? कोई भी एक्ट के अंदर, मान लो कंपनीज एक्ट है, कोई भी एक्ट है जहां भी हम पेनल्टी लगाते हैं, रिकवरी ऑफ एक्ट कैसे की जाएगी? तो सेक्शन 25 आपको सिंपल सी बात बताता है भाई, अगर रिकवरी ऑफ फाइन करनी है, जिस एक्ट में करनी है, या तो उसी एक्ट में क्या दिया होगा? मैनर दिया होगा कि इस मैनर में आप रिकवरी कर सकते हैं। अगर उसमें मैनर नहीं दिया गया तो आईपीसी के सेक्शन 63 से लेकर 70 तक आपको प्रोविजन दे रखे हैं कि अमाउंट ऑफ फाइन कितना होगा, उसको रिकवरी कैसे करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें फ्रेंड, जैसे मैंने आईपीसी पढ़ रखी है, तो कि अमाउंट ऑफ फाइन जो है आप रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सेस नहीं लगा सकते। एक लिमिट होती है फाइन लगाने की, आप जो है एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस मतलब किसी पे अत्याचार नहीं कर सकते, मैक्सिमम फाइन लगा
कर जितनी उस पर्सन की मतलब इनकम होगी उसको ध्यान में रखा जाएगा, लगाया जाएगा। अगर वो कभी नहीं दे पाया, आप ये नहीं कि घर जाके उसके घर पे ताला लगा दो, आप उससे रीजन मांगेंगे, शो कॉज नोटिस देंगे, उसको सुना जाएगा। तब आप यहाँ पर या तो आप क्या कीजिए, एक्ट के अंदर जो मैनर है उसको रेफर कीजिए, या सेक्शन 763 से 70 तक इस एक्ट को क्या कीजिए, इस जो प्रोविजन है इनको देखिए कि कौन से एक्ट में क्या ही यहाँ पर जो है कैसे रिकवरी ऑफ फाइन होगी। सेक्शन 26 आपको एक ही बात कहता है भाई, मान लो किसी पर्सन ने जो कोई भी ऑफेंस किया, यहां पर दे रखा है कोई पर्सन है, देखिए सेक्शन 26 कह रहा है कोई पर्सन है। अब इसने यहां पर क्या किया, ऑफेंस किया, और वो ऑफेंस दो एक्ट में मेंशन है, एक्ट 1 में और एक्ट 2 में। अब ये नहीं कि आप उसको दोनों में पनिश करेंगे, एक ही एक्ट में उसको पनिश किया जाएगा। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि उसको किस एक्ट में जो है पनिश करना है। किसी भी पर्सन को 2 बार सजा नहीं दी जाएगी किसी भी एक ऑफेंस के लिए। साथ ही साथ यहां पर मैं लिख रही हूं, रीड विद आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2, रीड विद आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2, जो ये कहता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा किसी भी पर्सन को आप पनिश नहीं करेंगे। अगर उसने कोई ऑफेंस 2 एक्ट में किया है, जो मान लो कंपनी लॉ में भी डिफॉल्ट के प्रोविजन है, अगर कोई भी ऑफिसर या कंपनी डिफॉल्ट करती है, वही प्रोविजन बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है उसमें भी मेंशन है। तो ये नहीं कि आप दोनों में पनिश कर देंगे, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। सेक्शन 27 कहता है यहाँ पर, सेक्शन 27 टॉकिंग अबाउट कि मीनिंग ऑफ सर्विस क्या होगा। यहाँ पर मीनिंग ऑफ सर्विस फ्रेंड सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने कोई भी कागज किसी भी पर्सन को, डॉक्यूमेंट को, नोटिस को सर्व करना है तो क्या होगा, क्या माना जाएगा। अगर मान ले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या किसी भी पर्सन ने यहाँ पर दे रखा है लेजिस्लेशन ने या जो भी रेगुलेशन रिक्वायर है कि किसी भी चीज को सर्व आप करेंगे, कोई भी नोटिस भेजेंगे बाय पोस्ट के जरिए, और अगर आपने प्रॉपर एड्रेस पर भेजा है, प्री पेमेंट करके किसी को नोटिस भेजा है और रजिस्टर पोस्ट से भी भेजा है, तो आपकी तरफ से ये माना जाएगा कि सर्विस कंप्लीट है। भले ही वो पर्सन उस एड्रेस पे अवेलेबल नहीं था, भले उस पर्सन ने उसके गेट के पास रखा था वो पोस्ट वाला जो सर्विस नोटिस था, उसने उसको इग्नोर किया, यहां पर आपका कोई डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, आपकी तरफ से सर्विस कंप्लीट मानी जाएगी। सेक्शन 28 कहता है साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट। साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट का मतलब है कि मान लो किसी भी इनेक्टमेंट में, इनेक्टमेंट का मतलब यहां पर क्या है, सेक्शन 28 और 29, और यहां हम करते हैं सेक्शन 30 को, ठीक है। देखिए सेक्शन 28 क्या कहता है आपको, सेक्शन 28 कहता है कि साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट, देखिए सेक्शन 28 साइटेशन की बात करता है, सेक्शन 29 सेविंग की बात करता है, और सेक्शन 30 किसकी बात करता है, यहां पर ऑर्डिनेंस की बात करता है। समझे, बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे में। साइटेशन का मतलब है अगर किसी इनेक्टमेंट में, इनेक्टमेंट मतलब एक्ट में अगर कोई साइटेशन दे रखी है, साइटेशन का मतलब होता है हवाला देना किसी भी चीज का। अगर आपको किसी भी एक्ट का, प्रोविजन का, जजमेंट का हवाला दिया गया है तो आप उसको रेफर जरूर करेंगे उस एक्ट को अच्छे से समझने के लिए। सिंपल बात। सेक्शन 29 साइटेशन मतलब हवाला देना, हवाला मतलब हम कह सकते हैं एग्जाम्पल देना कि भाई उसको भी रीड विद कीजिए, ठीक है। सेक्शन 29 कहता है सेविंग। सेविंग का मतलब होता है जो इस एक्ट में दिया गया है उसको छोड़कर। सेविंग मतलब सेव मतलब बचो, इस एक्ट में जो भी गिवन है उससे बचो, कि इस एक्ट की जो भी कंप्लायंस के बाद जो भी इसमें रूल एंड रेगुलेशन दे रखे हैं वो किसी और एक्ट पे इफेक्ट नहीं करेंगे जब तक किसी में मेंशन ना किया गया हो। समझ में आ गई, मतलब इस एक्ट का किसी के ऊपर ओवरराइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी को जो है ये ओवरटेक नहीं करेगा, ठीक है, जब तक उस एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि आप जनरल क्लोज एक्ट को रेफर कीजिए। एंड लास्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस होता है फ्रेंड्स अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है कि जब भी पार्लियामेंट ऑपरेशन में नहीं होती, जब भी दोनों हाउस ऑपरेशन में नहीं होते, उनके सेशन नहीं होते, कोई इमरजेंसी आ जाती है, उस सर्कमस्टेंसेस से, उस सिचुएशन से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना पड़ता है तो वो लॉ कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। और पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो भी लॉ होता है वो एक्ट की फॉर्म में आता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया जो भी ऑर्डिनेंस होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा ऑर्डिनेंस बन जाएगा, क्योंकि वो अध्यादेश होता है, आधा आदेश, टेम्परेरी रहेगा वो, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो उसको रिकंसीडर किया जाएगा। ये था जनरल क्लोज एक्ट। मेरे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग सेक्शन 30 तक बहुत सिंपल, जोरदार, आसान सेशन मैंने आपके लिए लिया। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी iOS की भी लेने वाले हैं। अगर आप सबकी फीडबैक आई, मोटिवेशन मिला कि ये क्लास आपको पसंद आई, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, सेम ही लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी, ताकि आपकी आने वाली क्लासेस और ज्यादा इंप्रूव हो सके। कोई भी सजेशन, कमेंट, कोई भी डाउट आप एड्रेस कर सकते हैं दोनों ही प्लेस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।